दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स का इतिहास रहा है, लेकिन साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में एक क्रिमिनल ऐसा भी हुआ जो सिर्फ खतरनाक और ताकतवर ही नहीं बल्कि दुनिया का 7th सबसे अमीर इंसान भी था। कोकेन की दुनिया का ये बिताज बादशाह 1980s के आखिर में $25 बिलियन का मालिक था। उस वक्त कोलंबिया की पूरी जीडीपी टोटल इकोनॉमी करीब $39 बिलियन थी, यानी वो अकेला ही अपने देश की लगभग 65% जीडीपी अपनी जेब में रखकर घूमता था। वो इतना अमीर था कि उसकी गैंग पैसा गिनती नहीं थी बल्कि उन्हें किलो के हिसाब से तोलती करती थी। उसे अपनी दौलत को बड़े गोडाउन्स में भरकर रखना पड़ता था, जहां उसकी 10% कमाई हर साल चूहे कुतर जाते थे। जहां वो बिल्डिंग्स, आइलैंड्स, प्राइवेट जू, फुटबॉल फील्ड्स, कार्स, सबमरीन्स और प्लेन्स जैसी अपनी पसंदीदा चीज़ों पर पैसा पानी की तरह बहाता, तो वहीं वो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स आग में जला देता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी अमीरी में जरा सा भी फर्क नहीं आया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग माफिया का सिर्फ एक ही कानून था, प्लाता और प्लोमो। प्लाता का मतलब कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। और प्लोमो का मतलब कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके इस खतरनाक रूल की वजह से पुलिस हो या मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट हो या फिर जजेस, सब उसकी जेब में थे। जो भी उसके खिलाफ गया उसने उसको मौत की नींद सुला दिया। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने 4000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 600 से ज्यादा सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स थे। उसका खौफ इतना था कि उसके सिर्फ नाम से लोगों की रूह कांप जाती, और ताकतवर इतना कि उसके इशारे पर देश का कानून बदल जाता था। वो अरेस्ट भी हुआ तो सिर्फ इस शर्त पर कि जेल भी उसकी बनाई हुई होगी और जेल के गार्ड्स भी उसी के होंगे। ऐसे कई दिलचस्प पहलुओं को समेटे हुए ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार की, जिसने क्राइम की दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि उसके मरने के 20 साल बाद भी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सका। पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया का जन्म दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में हुआ था। वो अपने माँ बाप के साथ बच्चों में तीसरा था। उसके पिता किसान थे और माँ स्कूल टीचर थी। उसके जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसका परिवार मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गया, जहां पैब्लो पला बढ़ा और वहीं के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की। वैसे तो वो शुरू में लॉयर और फिर पॉलिटिक्स में जाकर प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका सोच और इंटरेस्ट बदलने लगा। उसको समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर वही है जिसके पास पैसा है। अगर पैसा हो तो क्या लॉयर और क्या पॉलिटिशियन, सबको जेब में रखा जा सकता है। पैसे की अहमियत तब उसे और भी ज़्यादा समझ आई जब घर की खराब हालत की वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई छूटने के बाद उसने ठान लिया कि उसे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी भी रास्ते पर जाना पड़े। उसने खुद से वादा किया कि अगर 25 साल की उम्र तक उसने 1 मिलियन नहीं कमाए तो वो खुदकुशी कर लेगा। इस तरह जुनून की हद तक जल्द से जल्द अमीर बनने की इस ख्वाहिश ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। वो अपने भाई गुस्तावो गवीरिया के साथ मिलकर तरह तरह के इलीगल काम करने लगा, जिनमें नकली डिग्री बेचना, साउंड इक्विपमेंट्स की स्मगलिंग करना और कब्रों के पत्थर चोरी करना शामिल था। लेकिन इन छोटी छोटी चोरियों से आखिर वो कितना और कब तक अमीर बन पाता। इसीलिए बड़ा कदम उठाते हुए 20 साल से भी कम उम्र में उसने कार चोरी करना और अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। जहां वो कार चोरी कर उसके पार्ट्स को बेचकर खूब पैसा कमाता, तो वहीं अमीर लोगों को किडनैप कर उनकी रिहाई के बदले अच्छी खासी फिरौती वसूल करता। अगर विक्टिम की फैमिली पैसा देने से मना करती तो वो उसे बहुत बुरी तरह मार डालता। कई मौक़ों पर वो सिर्फ अपना दबदबा दिखाने के लिए पैसे मिलने के बावजूद विक्टिम्स को मार दिया करता था। ऐसा ही तब हुआ जब 1971 में एक बार उसने फैक्ट्री के मालिक डिएगो एकावारिया को किडनैप किया, जिसे छोड़ने के बदले में उसने $50,000 की डिमांड की। उसकी डिमांड पूरी होने और पैसे मिलने के बाद भी उसने डिएगो की जान ले ली। ये चोरी और किडनैपिंग का सिलसिला चलता रहा और खुद से किए वादे को पूरा करते हुए वो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन गया। एक तरफ उसके बढ़ते हुए क्राइम से बाकी के क्रिमिनल्स के बीच उसका नाम हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस की नज़रों में भी आने लगा था। बहुत बार पुलिस से बच निकलने के बाद आखिरकार साल 1974 में कार चोरी करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिस वजह से उसे कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। जेल जाने के बाद भी पैब्लो की हिम्मत कम नहीं हुई, बल्कि उसने पुलिस को रिश्वत देने का तरीका ढूंढ निकाला और अपना काम जारी रखा। पैब्लो का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, इसीलिए जहां भी उसे ज्यादा कमाई दिखती वो हर उस काम में घुस जाता। वो पहले चोरी, नकली डॉक्यूमेंट्स, किडनैपिंग और मर्डर जैसे काम करता था, लेकिन जब उसका सामना कोकेन के बिजनेस से हुआ तो उसके मुनाफा के आगे उसको बाकी सब काम बेकार लगने लगे।
ये 1970 का वो वक्त था जब अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर कोलंबिया के लोग बहुत पैसा छाप रहे थे। जो भी इस धंधे में था वो अमीर हो रहा था। इस मौके को देखते हुए पैब्लो एस्कोबार ने इस बिजनेस में घुसने का मन बना लिया। शुरू में उसने कई ड्रग माफियाज के लिए काम किया, जिनसे उसने इस धंधे की बारीकियां सीखीं। उसने न सिर्फ रास्ते के बारे में जाना, बल्कि ड्रग वर्ल्ड में बहुत से खास लोगों से रिश्ते भी बना लिए, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाले थे। पैब्लो अच्छे से जानता था कि बड़ी कामयाबी और बड़ा पैसा दूसरों के लिए काम करके नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए वो पूरी समझ होने के बाद खुद का ड्रग कार्टेल बनाना चाहता था। इस बिजनेस में अपने पैर जमाने के लिए उसका पहला निशाना बड़े लोगों को रास्ते से हटाना था। इस मकसद के साथ 1975 में उसने मेडेलिन के सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकर फाबियो रेस्ट्रेपो को मरवा डाला और उसके लोगों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि उन सबको अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके बाद बाकी ड्रग बेचने वालों में पैब्लो का डर बैठ गया, जिससे उसके लिए अपना बिजनेस बनाना आसान हो गया। अगला साल 1976 पैब्लो की जिंदगी में बहुत जरूरी था। इस साल उसने कुछ और क्रिमिनल्स के साथ मिलकर अपना मेडेलिन कार्टेल शुरू किया, जिसका काम कोकेन बनाने से लेकर उसे बेचने तक का था। कार्टेल का बॉस पैब्लो खुद बना। वो कोकेन बेचने के लिए अजीब तरीके इस्तेमाल करता, कभी कार के टायर्स में तो कभी टीवी सेट्स में, कभी मछली के पेट में तो कभी कॉन्डम्स में। इसके अलावा वो प्लेन्स के टायर्स में भी कोकेन भर देता और मदद करने वाले पायलट्स को हर फ्लाइट के लिए $5 लाख तक का इनाम देता। इस तरह उसकी लीडरशिप में बिजनेस बढ़ने लगा और कमाई बहुत ज्यादा होने लगी। जब उसके पास ज्यादा दौलत हो गई तो उसने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए और कोलंबिया समेत दूसरे देशों से अमेरिका के अंदर कोकेन भेजना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि पैब्लो हर वक्त कोकेन के बीच रहने के बावजूद खुद ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करता था, जिस वजह से उसके साथी उस पर बहुत भरोसा करते थे। जहां उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, वहीं 1976 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड मरिया विक्टोरिया से शादी कर ली, जो सिर्फ 15 साल की थी और उससे 11 साल छोटी थी। लेकिन ये साल सिर्फ खुशियां नहीं लाया, बल्कि जेल भी लेकर आया। 9 जून 1976 को पुलिस की रेड में पैब्लो की कार से 40 पाउंड कोकेन मिला, जिसके बाद उसे और उसके 6 साथियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो इस बार ज्यादा वक्त जेल में नहीं रहा, क्योंकि वो अब तक सारे गलत तरीके सीख चुका था। उसने पुलिस और जजेस को रिश्वत देकर और कुछ को डराकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया। जेल से छूटते ही उसने उन 2 एजेंट्स को मार डाला जिन्होंने उसे पकड़ा था, ताकि सबको सबक मिले। इस तरह पैब्लो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि या तो मेरे साथ काम करो या फिर मारे जाओ। इसको उसने प्लाटा ओ प्लोमो का नाम दिया। प्लाटा यानी रिश्वत लो और मेरे साथ हो जाओ, या फिर प्लोमो यानी अगर मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। जर्नलिस्ट हो, पुलिस हो या जजेस, सबके सामने वो सिर्फ यही 2 ऑप्शंस रखता। लोग उससे डरकर पैसे लेने लगे और उसका धंधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जब बिजनेस बढ़ा तो दौलत भी बहुत बढ़ी। पैब्लो ने बहामास के एक आइलैंड पर जमीन खरीदी और वहां अपनी प्लेन्स के लिए रास्ता और वेयरहाउस बनवाया। ये आइलैंड अमेरिका के बहुत करीब था, जिस वजह से वहां से कोकेन भेजना आसान हो गया। उसने कोलंबिया के दूसरे ड्रग ग्रुप से कहा कि अगर वो उसके जरिए ड्रग्स भेजेंगे तो किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी पैब्लो की होगी। इस बदले में वो उनसे प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा लेता था। पैब्लो अब द किंग ऑफ कोकेन बन चुका था। अमेरिका का 80% कोकेन वही भेज रहा था। वो हर हफ्ते $420 मिलियन कमाने लगा। पैसा इतना था कि सिर्फ उन्हें बांधने के लिए हर महीने $2500 के रबर बैंड्स खरीदने पड़ते थे। हर साल करीब $2 बिलियन चूहे कुतर जाते या खराब हो जाते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके खर्चे भी बहुत बड़े थे। उसने मेडेलिन में 7000 एकड़ में एक बहुत बड़ा महल बनवाया, जिसे हसियंदा नापोलिस कहा जाता था। वहाँ उसने अपना एयरपोर्ट, स्विमिंग पूल्स, फुटबॉल फील्ड्स और एक पर्सनल जू बनवाया। उस जू में हाथी, शेर, हिप्पोज और ऑस्ट्रिच जैसे 200 तरह के जानवर थे, जो वो प्लेन्स के जरिए दूसरे देशों से लाया था। पैब्लो के पास इतनी दौलत थी कि उसकी आने वाली नस्लें भी बिना काम किए सुकून से रह सकती थीं। उसने और ताकतवर बनने के लिए पॉलिटिशियन बनने का सोचा। उसने गरीबों के लिए घर, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनवाए, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे और वो लोगों का रॉबिन हुड बन गया। 1982 में वो कोलंबिया की पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। दुनिया हैरान थी कि एक क्रिमिनल देश की सरकार में बैठा है। उसने पॉलिटिक्स में आकर अपने आप को और भी पावरफुल बना लिया था। वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन उसके बुरे कामों की वजह से वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाया। जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनेलिया ने उसके सारे पुराने केसेस खोल दिए और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके प्लेन्स और प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया। एक बड़े न्यूज़पेपर ने भी उसकी पूरी सच्चाई दुनिया को बता दी।
पॉलिटिक्स से हटने के बाद पैब्लो ने गुस्से में जस्टिस मिनिस्टर और न्यूज़पेपर के एडिटर को मरवा डाला। कोलंबिया की सरकार ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि पैब्लो जैसे क्रिमिनल्स को पकड़कर अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। पैब्लो अमेरिका की जेल से बहुत डरता था। उसने सरकार को ऑफर दिया कि अगर उसे अमेरिका ना भेजा जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा, लेकिन सरकार नहीं मानी। जब सरकार नहीं मानी तो पैब्लो ने पूरे देश में खून खराबा शुरू कर दिया। उसने उन सब ऑफिसर्स को मरवा दिया जो उसके खिलाफ थे। 1985 में उसने एक गेरिला ग्रुप की मदद से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया, जिसमें कई टॉप जजेस मारे गए और हजारों डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए। पैब्लो ने अपने ही देश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उसके पीछे अब कोलंबिया की सरकार, अमेरिका और उसके दुश्मन कैली कार्टेल लग गए थे। 1989 तक पैब्लो दुनिया का 7th सबसे अमीर इंसान था, लेकिन वो मौत का खेल खेल रहा था। उसने शहरों में 100 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। उसने नए प्रेसिडेंट बनने वाले लोगों को भी निशाना बनाया। उसने एक प्लेन इवांका फ्लाइट 203 को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें 100 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। वो हर उस शख्स को मार रहा था जो उसके रास्ते में आता। 1991 में सरकार ने एक कानून बदल दिया कि अब क्रिमिनल्स को अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद पैब्लो ने सरेंडर किया, लेकिन एक शर्त पर कि वो अपनी बनाई हुई जेल में रहेगा और गार्ड्स भी उसके होंगे। इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। ये किसी जेल जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें बार, पूल और फुटबॉल फील्ड जैसी हर तरह की लग्जरी थी। वो वहां रहकर भी अपना बिजनेस चला रहा था। जब सरकार को पता चला कि पैब्लो जेल के अंदर से भी लोगों को मार रहा है और बिजनेस कर रहा है, तो उन्होंने उसे दूसरी जेल में भेजने का सोचा। लेकिन पैब्लो को पहले ही पता चल गया और वो वहां से फरार हो गया। ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात थी। अमेरिका और कोलंबिया ने मिलकर पैब्लो को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई, जिसका नाम सर्च ब्लॉक था। उस पर बड़ा इनाम रखा गया। पैब्लो के दुश्मनों ने भी एक ग्रुप बनाया जिसका नाम लोस पेपेस था। वो पैब्लो के साथियों को चुन चुन कर मार रहे थे। पैब्लो अब हर तरफ से घिर चुका था और उसकी दौलत भी उसे बचा नहीं पा रही थी। 1 दिसंबर 1993 को पैब्लो अपना 44th बर्थडे मना रहा था। उसने अपने परिवार से फ़ोन पर बहुत देर बात की, जिस वजह से पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। अगले दिन 2 दिसंबर 1993 को पुलिस ने उसकी बिल्डिंग पर हमला किया। पैब्लो छत से भागने लगा, लेकिन पुलिस की फायरिंग में वो मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद को गोली मारी थी क्योंकि वो अमेरिका की जेल नहीं जाना चाहता था। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया खत्म हो गया। पैब्लो एस्कोबार के बाद बहुत से ड्रग माफियाज आए, लेकिन द किंग ऑफ कोकेन सिर्फ वही कहलाया जो सालों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल रहा।